नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और ये रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर रिट साइकोलॉजी की यूनिट वाइज तैयारी करवाई जा रही है और ये यूनिट 1 का पार्ट 4 है। इससे पहले के जो पार्ट हैं उनमें हम अभिवृद्धि और विकास के अर्थ और इनमें क्या क्या अंतर हैं, इनके सिद्धांत, इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो तत्व है वो है लिंग भेद। लिंग भेद भी अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। देखिए, जो बालक होते हैं इनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है ना, वो लिंग भेद को प्रभावित करता है। जन्म के समय क्या होता है, बालक का आकार बड़ा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका शारीरिक विकास जो होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, वो बिल्कुल तेज़ी से होता है, तेज़ गति से होता है। इस प्रकार बालिकाओं में क्या होता है कि जो परिपक्वता होती है ना, परिपक्वता की गति वो भी तेज़ी से बढ़ती है। तो ये लिंग भेद भी, इसका भी फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लिंग भेद। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहला हो गया लिंग भेद। दूसरा देखिए, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है, बालक का विकास वंशानुक्रम पर आधारित गुण व क्षमता पर निर्भर करता है। बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर आधारित गुण और क्षमता पर। ठीक है, इससे भी वृद्धि और विकास होता है। जैसे कि वंशानुक्रम में देखिए, जैसे एक बालक है, उसके माता पिता जो कद में ऊंचे नहीं है, ज़्यादा हाइट नहीं है, तो उनके जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो भी उसी हाइट के निकलते हैं, मतलब अपने माता पिता की लगभग हाइट के ही जाते हैं। तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है वृद्धि और विकास में। उसका विकास मतलब उस गति तक ही रुक गया, मतलब जितनी हाइट माता पिता की है उतनी ही हाइट बच्चे की होना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वंशानुक्रम है, इसके कारण क्या हुआ, उसके वृद्धि और विकास में रुकावट आ गई। तो ये क्या हो गए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक हो गया वंशानुक्रम। तीसरा है शारीरिक रचना। अब देखिए, व्यक्ति के विकास में शारीरिक रचना का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य आदि तत्व उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तथा अच्छे भावों को जन्म देते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वालों में से एक कारण क्या हो गया, एक तत्व हो गया शारीरिक रचना। जैसा कि आपने देखा ही होगा, कोई व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक होता है और स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहता है, तो इन सब से क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस बना रहता है, पॉजिटिविटी रहती है और अच्छे भाव भी रहते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी वृद्धि और विकास तेज़ी से होगा। और अगर वो, उसकी शारीरिक रचना ऐसी होगी कि वो अपने आप को मतलब कहेगा सुंदर नहीं है, आकर्षक नहीं है, इस तरीके से मन में नेगेटिविटी लाएगा, तो इस तरीके से उसका कुछ ना कुछ फ़र्क किस पे पड़ता है, वृद्धि और उसके विकास पर पड़ता है उस व्यक्ति के। तो इसीलिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक तत्व होता है शारीरिक रचना। 4th नंबर पे है बुद्धि। देखिए, बुद्धि कैसे प्रभावित करती है बालक के वृद्धि और विकास को। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो जल्दी बोलना और चलना सीख जाता है। आपने देखा होगा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं, हर काम इतनी जल्दी सीखते हैं वो। तो बुद्धि जो है ये भी प्रभावित करती है वृद्धि और विकास को। देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो 11 माह में चलना और बोलना सीख जाता है। और अपन बात करें सामान्य बालक की, तो सामान्य बालक 16 माह में सीख जाता है। और जो मंदबुद्धि बालक होता है वो 24 माह में सीखता है, मतलब काफ़ी टाइम लगाता है। मतलब 24 माह का मतलब आप समझ रहे, 2 साल में। कौन? मंदबुद्धि बालक। तो मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है कि बुद्धि भी एक तत्व है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए। देखिए, और इन्होंने क्या माना है, जो प्रतिभाशाली बालक है वो 11 माह में बोलना और चलना सीख जाएगा, जबकि जो सामान्य बालक है वो कितने माह में, 16 माह में सीखेगा। और जो मंदबुद्धि बालक है वो कितने माह में, 24 माह में। फिर नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर पे जन्म क्रम।
जन्म क्रम में देखिए क्या आएगा कि परिवार में जन्म लेने वाले प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे तीसरे बालक का विकास तेज गति से होता है, क्योंकि वह पहले के जो बालक होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। तो देखिए जैसे जन्म क्रम क्या है, मान के चलिए कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, तो जो पहला बच्चा है ना, इसकी अपेक्षा दूसरे और तीसरे बच्चे का विकास तेज़ी से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरा बच्चा है वो किससे सीखेगा? अपने बड़े भाई या बहन से सीखेगा, और जो तीसरा बच्चा है वो इन दोनों से ही सीखेगा। तो इसका फ़र्क सीधे सीधे उसके वृद्धि और विकास पर पड़ता है। तो देखिए, तो जन्म क्रम भी विकास को प्रभावित करता है। 6 नंबर पे है पोषाहार। तो कुपोषण से शारीरिक व मानसिक विकास का अभाव पाया जाता है। देखिए, जो अगर संपूर्ण पोषण नहीं मिलेगा, तभी कहा जाता है कि एक बच्चे को संपूर्ण पोषण मिलना चाहिए। अगर संपूर्ण पोषण उसको अच्छे से आहार नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा? कुपोषण का शिकार होगा, और कुपोषण का शिकार होगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों उसका रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अगर वो अच्छा से खाएगा पिएगा नहीं तो फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं कि अच्छे से हेल्दी होते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं ये इसीलिए होते हैं क्योंकि एक बच्चे को अच्छी डाइट मिलती है, अच्छा पोषाहार मिलता है, और एक बच्चे को नहीं मिलता है। इस कारण से उसमें कुपोषण आ जाता है। और मानसिक विकास भी, इसमें मानसिक विकास भी है कि जब बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पोषाहार भी जो है बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। 7वें नंबर पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे आंतरिक स्राव होता है और एक प्रकार का रस निकलता है। इस रस को क्या कहा जाता है? इस रस को कहा जाता है हार्मोन्स। आपने नाम सुना है हार्मोन का। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रत्येक व्यक्ति में होती है और इससे क्या होता है? जिसमें आंतरिक स्राव होता है ना, और एक प्रकार का क्या निकलता है? रस निकलता है। इस रस को ही क्या कहा गया है? हार्मोन कहा गया है। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है और संबंधित अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील रखता है। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है गल ग्रंथि। देखिए, सबसे पहले है गल ग्रंथि। गल ग्रंथि जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो इस ग्रंथि का व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथि जो होती है जीवा के मूल में और श्वास नलिका के सामने होती है, और इस ग्रंथि से यदि स्राव अधिक होता है ना तो व्यक्ति चिंता, बेचैनी, तनाव, उत्तेजना आदि का अनुभव करता है, और यदि कम होता है तो व्यक्ति थकावट, खिन्नता, मानसिक दुर्बलता आदि का अनुभव करता है। तो इसीलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को समुचित विकास के लिए गल ग्रंथि की उचित क्रियाशीलता आवश्यक है। तो एक गल ग्रंथि भी देखिए जो बालक होते हैं उनके विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे देखिए उपवृक्क ग्रंथि। उपवृक्क ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो स्राव होता है उसे एड्रिनल कहते हैं। इससे क्या होता है? व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभावित होता है। संवेगात्मक व्यवहार यानी इमोशनल जो व्यवहार होता है ना वो प्रभावित होता है, और इस स्राव की कमी व्यक्ति को चिड़चिड़ा, उदास, निर्बल बनाती है, और अधिकता जो होती है इसकी क्रियाशीलता उत्तेजित तथा सशक्त बनाती है। इसकी अधिक क्रियाशीलता जो है उसको क्या बनाएगी? उत्तेजित बनाएगी, सशक्त बना देती है। ठीक है। नेक्स्ट है पोष ग्रंथि। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे पोष ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात हो रही है। इसमें हमने पहले गल ग्रंथि पढ़ा, फिर उपवृक्क ग्रंथि, अब 3rd नंबर पे है पोष ग्रंथि। तो देखिए जो पोष ग्रंथि होती है ये ग्रंथि व्यक्ति के मस्तिष्क में स्थित होती है, और इस ग्रंथि की क्रियाशीलता अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना इनके कार्य व्यापार पर नियंत्रण रखती है। और इस ग्रंथि से अधिक स्राव होने पर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक क्या होता है? लंबा हो जाता है, झगड़ालू और आक्रमणकारी स्वभाव वाला होता है। और इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत आवश्यकता से कम स्राव होने पर व्यक्ति का शारीरिक और यौन अंगों का सम्यक विकास नहीं हो पाता है। 4th में देखिए 4th नंबर पे है यौन ग्रंथि। 4th नंबर पे है यौन ग्रंथि। इस ग्रंथि की क्रियाशीलता की सही व्यवस्था स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों एवं लक्षणों तथा पुरुषों में पुरुषोचित गुणों एवं लक्षणों का विकास करती है। ठीक है। तो इन ग्रंथियों का
ठीक ठीक काम करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे भी क्या होता है, व्यक्ति का जो विकास है, वृद्धि और विकास है, वो उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 नंबर पे स्नायुमंडल। स्नायुमंडल में देखिए, जिस व्यक्ति का स्नायुमंडल जितना अधिक सुव्यवस्थित होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक विकसित होगा। स्नायुमंडल के व्यवस्थित होने से मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। जो स्नायुमंडल है ना, ये अगर व्यवस्थित होगा तो क्या होगा, मानसिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और मानसिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है और व्यवहार से व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्नायु मंडल की सुव्यवस्था आवश्यक है। तो ये हो गया स्नायु मंडल। नेक्स्ट है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण में देखिए, किसी भी स्थान की प्रकृति, जलवायु का प्रभाव वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठंडी जलवायु वाले देशों के लोग जो होते हैं प्राय कैसे होते हैं, वो होते हैं स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान और परिश्रमी। और जो गर्म जलवायु वाले देश के व्यक्ति होते हैं वो थोड़े काले, अस्वस्थ, आलसी, अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भौगोलिक वातावरण का भी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। अब देखिए, जो पारिवारिक वातावरण है, जैसे इसका भी एक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए, जैसे माता पिता का कठोर अनुशासन, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता की अत्यधिक ममता, माता पिता द्वारा ऊंचे आदर्शों को थोपना, माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, परिवार में स्थान या जन्म, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं पारिवारिक वातावरण की, तो इनका भी प्रभाव एक बच्चे पर पड़ता है और किस बच्चे के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। ठीक है, पारिवारिक वातावरण में देखिए, जैसे हमने बात करी माता पिता का कठोर अनुशासन। यदि माता पिता कठोर अनुशासन बच्चे पे लागू करते हैं तो बच्चा एक समय तक तो उसको सहता है, उसके मतलब इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा वृद्धि और विकास पे। लेकिन जब ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उस कहीं ना कहीं बच्चे के वृद्धि और विकास पर इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। फिर इसके बाद देखिए माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यदि माता पिता जैसे परिवार में 2-3 बच्चे हैं और एक बच्चे पे ज़्यादा ममता रखते हैं और एक पर कम रखते हैं, तो उसका भी जो प्रभाव है वो दूसरे बच्चे पर पड़ेगा। कि वो क्या बोलता है, वो जैसे 2 बच्चे होते हैं तो बोलते हैं ना, 2 भाई या 2 बहनें जो भी आपस में होते हैं, बोलते हैं ना आप तो उसको ज़्यादा ही प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पारिवारिक वातावरण होता है ना, इसका प्रभाव पड़ता है। माता पिता द्वारा अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है, इसका प्रभाव पड़ जाता है। और माता पिता की जो अत्यधिक ममता होती है, किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करना, किसी को नहीं करना, तो इसका भी प्रभाव पड़ जाता है बच्चे पर। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं पारिवारिक वातावरण में, तो इनका प्रभाव भी बच्चे के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। अब नेक्स्ट है विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण में देखिए, जैसे अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव और पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, अध्यापकों द्वारा छात्रों की खुली निंदा करना, भीड़ भरी कक्षाएं जो होती हैं, तो इस प्रकार की जो विद्यालय का वातावरण होता है, इसका प्रभाव भी बच्चे के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। अगर वहाँ का जो विद्यालय वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा तो बच्चे के इस विकास में उसका असर पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो बच्चे की खुले में निंदा करने लगते हैं, ये बच्चा ऐसा है, मतलब उसकी एक तरह से इंसल्ट करने लग जाते हैं सबके सामने। तो इसका असर भी एक बच्चे पर पड़ता है सीधे सीधे। वो असर उसके किसी भी रूप में पड़ सकता है, जैसे विकास जो होता है उसका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया और उसका संवेगात्मक विकास हो गया, तो इन विकासों में उसका सीधे सीधे असर होता है। इसके अलावा देखिए, जो विद्यालय वातावरण में देखिए दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अब टीचर द्वारा जो शिक्षण विधियाँ करवाई जा रही हैं, जिस टेक्निक से उनको पढ़ाया जा रहा है, अगर वो ही अच्छी नहीं है तो नेचुरल सी बात है बच्चों के पढ़ाई पर,
बच्चों के व्यवहार पर, बच्चों के विकास पर इनका असर पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अगर परीक्षा जो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के वो ही दोषपूर्ण होंगे तो इसका प्रभाव भी सीधे सीधे बच्चे के मानसिक विकास पे पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो ये विद्यालय वातावरण होता है उनका प्रभाव भी बच्चे के वृद्धि और विकास पर पड़ता है। अब 12th नंबर पे देखिए मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण में देखिए जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हो गई जैसे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, इनका ना मिल पाना, मानसिक आहत या निर्देशन व परामर्श, तो इन सब मनोवैज्ञानिक वातावरण भी जो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है? जैसे बच्चे की जो प्रारंभिक आवश्यकता होती है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको क्या चाहिए होता है स्टार्टिंग में, उसको प्यार चाहिए होता है, स्नेह चाहिए होता है, बड़ों का चाहिए होता है ना। अगर वो ही उसे प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट उसके डेवलपमेंट पे ज़रूर से होगा। उसको सहानुभूति नहीं मिली, जैसे किसी के द्वारा जब बच्चे को सहानुभूति नहीं दी जाती तो इसका भी प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। उसको प्रॉपर निर्देशन नहीं मिलता, परामर्श नहीं मिलता तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण भी बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके वृद्धि और विकास के लिए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण देखिए व्यक्ति जो है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति किसी समाज में रहता है। हम भी रहते हैं समाज में, आप भी, मैं भी, सब हम समाज में ही रहते हैं। उस समाज के व्यक्तियों और स्थितियों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता रहता है। हमारे समाज का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। तो ऐसे ही जो बच्चा होता है उसके जो वो जिस समाज में रह रहा है, जिस जगह वो रह रहा है, तो उसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए उस समाज के व्यक्ति और परिस्थिति जो है वहाँ की, वहाँ प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति के माता पिता, परिवार, पास पड़ोस और इष्ट मित्र समूह, विद्यालय आदि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता रहता है। एक बच्चे पर पड़ता है, माता पिता का, परिवार का, जो आस पड़ोस होते हैं उनका, जो उनके इष्ट मित्र होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनका, कौन से वो समूह में रह रहा है उसका, और विद्यालय का। इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अच्छे सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित व्यक्तित्व एवं बुरे सामाजिक वातावरण में विकृत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो अच्छा सामाजिक वातावरण होता है, जब अच्छा सामाजिक वातावरण होगा तो वहाँ पर बच्चे का जो विकास है वो अच्छा होगा। और अगर सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं होगा तो नेचुरल सा आता है जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा नहीं होगा। और ऐसे वातावरण में व्यक्ति को जो कुछ सीखता है उसका प्रभाव उसके किस पे पड़ता है? व्यक्तित्व पे पड़ता है। जो भी हम वो समाज में रह के, परिवार में रह के सीखता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे बच्चे पर पड़ता है। चौथे नंबर 14 में देखिए सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में देखिए सामान्यतः जो व्यक्ति होता है उसके खान पान, रहन सहन, आचार विचार, चिंतन, रीति रिवाज, कार्यशैली आदि के समुच्चय को क्या कहा गया है? आदि के समुच्चय को कहा गया है संस्कृति। ठीक है, व्यक्ति का जैसा सांस्कृतिक वातावरण होगा उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ उसी के अनुकूल होगा। जहाँ की संस्कृति तर्क प्रधान है वहाँ के लोग कैसे होंगे? अधिक तार्किक होंगे। और जहाँ आस्था, विश्वास, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, लोक रीतियाँ आदि का बोलबाला है तो वहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे? वहाँ पे उनके तर्क की अपेक्षा आस्था के दर्शन ज़्यादा होंगे। आपने देखा भी होगा कि कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आस्थावान होते हैं, मतलब पुरानी जो रूढ़ियाँ, प्रथाएं हैं इनको मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ की जो उनकी संस्कृति है वो वैसी ही उन्हें मिली है बचपन से। और कुछ ऐसे होते हैं जो तर्क संगत होते हैं, मतलब इन रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उसका फ़र्क वही वहाँ की संस्कृति से है। अब नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम का प्रभाव। तो देखिए जो एक बच्चा होता है इसके वृद्धि और विकास में जनसंचार माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के जो साधन होते हैं जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, वीसीडी, इंटरनेट, इन सुविधा, ये जो सारी सुविधाएं हैं इनकी सूचना तथा मनोरंजन के साधनों का बालक के विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। आपको पता ही है कि जो एक बालक होता है उसको टीवी देखना कितना पसंद होता है, सिनेमा जाना बहुत पसंद होता है, रेडियो भी आजकल सुनते ही हैं, पुस्तक पत्रिकाएं भी पढ़ते ही हैं। तो इन सब का जो
बालक के विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। जनसंचार के ये साधन उसके व्यवहार और आचरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जितने भी जनसंचार के माध्यम मैंने आपको बताए, जैसे कि पत्र पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गया, ये रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, इन सब का, ये जितने भी साधन हैं, इन सब का प्रभाव जो है बच्चे के व्यवहार और आचरण पर पड़ता है। ये साधन जीवन मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों, रहन सहन, खान पान, बोल चाल के तरीके से बालकों को परिचित कराते हैं। और इससे क्या होता है, इससे उनके लिए अनुकरण करना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर ये किशोर अवस्था में होता है, कि जैसे बच्चों ने देखा कि टीवी में किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने कुछ अच्छे से कोई नए फैशन के कपड़े आए हैं, वो पहने हैं, तो जल्दी से प्रभावित होते हैं। जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, वो जल्दी प्रभावित होते हैं इन चीज़ों में, और उनका प्रभाव सीधे सीधे उन पर पड़ता है। तो उनको लगता है हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए, हमें भी पहनना चाहिए, हम भी अच्छे लगेंगे, ये सोचते हैं ना। ऐसे ही जब बच्चा इन संचार के माध्यमों को देखता है, उनसे कुछ सीखता है, तो उनको अपने उसके विकास जो होता है ना, उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। वो बाहर की जानकारी ले पाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी जानकारी उसे मिलती है, तो उससे क्या होता है, एक बच्चे का जो बुद्धि का लेवल होता है वो बढ़ता है, उसकी जानकारी के स्रोत बढ़ जाते हैं, जानकारियाँ उसकी ज़्यादा हो जाती हैं। और प्लस वो क्या करता है, जो नया क्या ट्रेंड में चल रहा है, उससे वो बिल्कुल टच में रहता है ना। उसे हर चीज़ की मतलब नॉलेज रहती है, अप टू डेट रहता है कि क्या इस समय चल रहा है हमारे देश में, विदेश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ से वो अप टू डेट रहता है जनसंचार के माध्यम से। और इसका प्रभाव भी बच्चे की जो वृद्धि और विकास होती है उन पर पड़ता है। और इन संचार माध्यम से ही क्या होता है, जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कुसंस्कार होते हैं, तो इनके प्रति उनमें क्या होती है, घृणा पैदा हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि कोई जैसे कुप्रथा चली आ रही है, तो बच्चों को पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है। उनको सोचने समझने की इस चीज़ का उनका विकास हो जाता है। और इसके अलावा छोटे पर्दे, सिनेमा के नायक नायिका जो होते हैं, इनका नई पीढ़ी के बालक जो हैं बहुत शीघ्रता से अनुकरण करते हैं। तो इसका भी एक बच्चे के वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जनसंचार में ही देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वो किस माध्यम से कर रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, इनके माध्यम से कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, जनसंचार में ही आएगा, और इसका भी प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है, जैसे अब आजकल स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, और बच्चों को कहा जा रहा है स्क्रीन पर ज़्यादा समय ना बिताएं, ना रहें, क्लासेस कम समय के लिए हो। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छी होती है, जब लिमिट उसकी बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाती है तो वो बच्चों के विकास में बाधाएं पैदा कर देती है। क्योंकि ज़्यादा समय तक देखिए, बच्चा अगर स्क्रीन के सामने रहेगा तो उसकी आइज़ वीक होंगी, उसके मेंटल उसके जो मानसिक होता है विकास पर भी इसका असर होगा। तो जनसंचार माध्यम का प्रभाव भी हो गया। तो ये इनका भी ये सब कारण हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में हमने पढ़ा लिंग भेद, वंशानुक्रम, शारीरिक रचना, बुद्धि, जन्मक्रम, पोषाहार, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, स्नायु मंडल, भौगोलिक वातावरण, इसके साथ पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और जनसंचार माध्यम का प्रभाव। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने जानकारों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।